हेलो दोस्तों, CGL 2025 SSC CGL 2025 इसका पेपर जून या जुलाई में होने वाला है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि CGL 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है और कौन से टॉपिक्स आपको पहले करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको बाद में रिवाइज़ करने चाहिए, किस टॉपिक पे की प्रिपरेशन में आपको कितनी एनर्जी डालनी चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ CGL का, तो यू विल हैव मैथ्स, है ना, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड GK। ये मैं बात कर रहा हूँ टायर 1 की, राइट, जिसमें से 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन से आएंगे एंड हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो ये 50 मार्क्स ईच सेक्शन का बनता है, राइट। टोटल आपके 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। यहाँ पे मैथ्स में योर टारगेट शुड बी, क्या आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 आए। रीजनिंग में अगर आप 50 में से 50 नहीं ला पा रहे, स्टिल 45 के अराउंड अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं। इंग्लिश में भी आपके 45 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए। GK में भी आपके 30 टू 40 के बीच में अगर मैं मानूँ इतने मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि लोगों के मार्क्स और इससे ज़्यादा भी आ रहे हैं, लोगों के 45 भी आ रहे हैं, तो 30 टू 40 के बीच में स्कोर किया जा सकता है। तो मिनिमम स्कोर जो जाएगा 90 + 50 140 + 30 170 या फिर 180 के पास आप, ये रेंज होगा आपके मार्क्स का। ये रेंज आपका आना चाहिए। इस रेंज को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो आपकी मैथ्स के लिए क्या होनी चाहिए। मैथ्स में अगर आप CGL का पेपर देखो प्रीवियस ईयर, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। द क्वेश्चंस आर ऑफ मॉडरेट लेवल, राइट। इन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट, एंड रिवीजन। क्योंकि टाइम एक बड़ा फैक्टर होता है CGL के पेपर में। एंड द गुड थिंग इज़ कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। पूरे 60 मिनट के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो आप GK और इंग्लिश से टाइम बचा करके आप उस टाइम को यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं इन 2 सेक्शंस पे। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर सेक्शनल टाइमिंग होती तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि जैसे बैंक में होता है कि वहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होती है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस कम टाइम में आपको करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे आप एक एज ले सकते हैं, दैट इज़ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में क्या है, बहुत सारे बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। मेजॉरिटी बच्चे हैं जो हैं इंग्लिश में डरते हैं इंग्लिश से, ठीक है। मेरा जो एम है, जो एजेंडा है मेरा, वो है कि आपके इस सेक्शन को, इंग्लिश वाले सेक्शन को ईज़ी करना, सो दैट आप ईज़ी लगे आपको एंड आप उस पेपर में, उस सेक्शन में कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है ना। तो इस सेक्शन को, यानी कि इंग्लिश वाले सेक्शन को अगर आपको करना है, राइट ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इंग्लिश वाले सेक्शन को अगर आपको करना है तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंग्लिश वाले सेक्शन में बेसिकली 2 ही जो, अगर मैं टायर 1 की बात करूँ, पहले टायर 1 की बात करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन में, तो इसमें क्या है कि आपको 2, अगर आप इंग्लिश जो सेक्शन है CGL का, उसको आप डिवाइड करें, तो आप उसको ग्रामर और वोकैब, सॉरी, इन 2 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें RC एक ही आता है, तो RC को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इसके 5 मार्क्स के RC आएंगे। तो RC एक्चुअली क्या है, अगर आपका ग्रामर सही है, वोकैब सही है, तो RC आपका ऑलरेडी, ये आप RC को डील कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है। जहाँ तक ग्रामर की बात है, तो ग्रामर में बहुत ही गिने चुने टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वॉइस, सॉरी माई हैंड राइटिंग फास्ट लिखने की वजह से इट बिकम्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू रीड, पर मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा साफ लिखूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इसी के अंदर आपको एरर फाइंडिंग का भी क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, राइट, प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एंड ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिलते हैं, हर
CGL के पेपर में देखने को मिलते हैं। और वोकैब उसके बाद आता है, सबसे बड़ा सेक्शन होता है वोकैब का, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, स्पेलिंग्स हैं, एंड साइनो एंड एंटो है, राइट, साइनो एंटो है। उसके बाद ये सारे सेक्शन जो हैं वोकैब में आपको हेल्प करेंगे। ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, राइट। ये सारी जो सेक्शंस हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको डील कर लेते हैं एक बढ़िया तरीके से, तो आप ये मान के चलिए कि CGL का जो पेपर होगा आपका वो काफ़ी सही होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राइट। अब इसको करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। जो तरीका मैं मानता हूँ इंग्लिश पेपर को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो CGL में आता है वो एग्जीक्यूशन बेस्ड होता है, यानी उसमें आपसे डेफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे। आपने जो पढ़ा है ग्रामर का जो नॉलेज है आपका, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, दैट विल बी टेस्टेड इन योर पेपर, राइट। कि एरर फाइंडिंग है, स्पेलिंग्स हैं, साइनो एंटो करना है, या फिर एक्टिव से पैसिव चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव चेंज, यही एग्जीक्यूशन पे है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका रूल क्या है, किस रूल से चेंज होता है, ट्रांसलेशन नहीं है, थैंक गॉड ट्रांसलेशन नहीं आता इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इंग्लिश को पढ़ने का दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप ग्रामर को पढ़ें, है ना, ग्रामर किसी बुक से पढ़ें, उसके रूल्स रटें, है ना, रूल्स जो ग्रामर के आती हैं, आप रूल्स जो टीचर पढ़ाते हैं, मोस्टली आई डोंट लाइक दैट वे, पर ज़्यादातर क्या 99% जो टीचर्स हैं या बच्चे भी हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। एंड दैट आई थिंक इज़ समथिंग रॉन्ग विथ द टीचिंग मेथड, द पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ रॉन्ग हेयर। यहाँ पे ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। सही तरीका क्या है कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज समझें। जैसे आप सपोज साइकिल चलाने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको साइकिल चलाना है। आपको साइकिल चलाने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हैंडल किसको बोलते हैं, ठीक है, पैडल किसको बोलते हैं, राइट, चेन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। मैं आई मीन डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन क्या होता है। आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइकिल का साइकिल नाम है ये भी पता होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट गो एंड डू इट, है ना। आप किसी को चलाते हुए देखते हैं उसने कैसे चलाया है, और आप वैसा ही करना स्टार्ट करते हैं एंड यू डू इट, राइट। आप चलाना सीख जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी एग्जैक्टली इसी तरीके से है। जब आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, राइट, एक आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं, एक आर्टिकल पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, राइट, तो एक आर्टिकल जो है वो एक बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए, उस सेंटेंसेस में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनका यूज़ होता है ना, इस तरीके से। तो अगर आप डेली पढ़ना स्टार्ट करें, डेली एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, जितना भी आप कर सकते हैं, अगर उसको पढ़ना स्टार्ट करें और उसमें आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ किया गया है, उसका किस तरीके से एक फॉर्मेट होता है एक सेंटेंस का, राइट, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है, राइट, उसके वर्ड, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, अगर नहीं भी अच्छी है, तो भी आप उस वर्ड को देख सकते हैं कि कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे प्रीपोजिशन यूज़ किया जा रहा है, कैसे नाउन यूज़ किया जा रहा है, सही फॉर्मेट क्या है, सही तरीका क्या है। तो आप ये जो सीखेंगे, जो ये मेथड मैं बता रहा हूँ, ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं, इस मेथड से आप काफ़ी कुछ, आपकी इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन, है ना, कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। आपको इंग्लिश के ऊपर पकड़ हो जाती है, आप इंग्लिश लिख सकते हैं, इसके बाद आप इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। और इन सब के लिए आपको ग्रामर की कोई भी नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ग्रामर कभी नहीं पढ़ा, राइट, नेवर एवर आई हैव इन माई होल लाइफ रेड ग्रामर और रूल्स किसी बुक से, कहीं से भी कभी नहीं पढ़ा। टीचर्स ने मुझे पढ़ाने की कोशिश करी, टेंसेज, उनके रूल्स, लेकिन वो कभी समझ नहीं आते। लेकिन अगर किसी पैराग्राफ में अगर एक भी मिस्टेक है, आई कैन ईज़िली फाइंड आउट। एक सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक है, आई ईज़िली फाइंड आउट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है, उसको पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसमें एक चीज़ कहीं पे जस्ट ऑफ है, जो ऑफ द स्पॉट है, लाइक उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ूंगा वो मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो गलती है, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको किसी और तरीके से होना चाहिए। तो ये मेथड है, पर ये एक होलसम मेथड है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है, जिस मेथड से अगर आप पढ़ते हैं then you will become very strong in this language, means English language, right।
ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। जो दूसरा मेथड है, जो जिससे टीचर्स मोस्टली पढ़ाते हैं, जो ये वाला मेथड है, राइट? जिसमें आप ग्रामर पढ़ाएँगे, उसमें नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनके डेफिनिशन क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं, उनके रूल्स। आप रूल्स में उलझ के रह जाते हैं। आप हो सकता है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर भी लें, जो कि बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि जैसे ही आपके आरसी वाले सेक्शन का वेटेज बढ़ता जाएगा, आपका ये वाला जो मेथड है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आरसी के लिए ये जो मेथड है वो काम नहीं आता। इट्स नॉट दैट फ्रूटफुल, राइट? तो इसकी वजह से ये वाला मेथड जो है वो आपके टायर 2 में, क्योंकि टायर 2 में जो है आपके मतलब 10 से मान लो 16 क्वेश्चन के टाइप के अराउंड आपके क्वेश्चन आएंगे आरसी से, और इतने क्वेश्चन के मतलब होते हैं 30 टू 48 मार्क्स। अगर इसमें आपने अच्छा नहीं किया इस सेक्शन में, तो आप समझ लीजिए कि आपके टायर 2 में मार्क्स काफ़ी ख़राब होने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सपोज़ ये वाली मेथड अभी तक फॉलो करी है, आप टीचर्स के थ्रू इस मेथड से पढ़ रहे हैं, या फिर किसी बुक से आप रूल्स रट रहे हैं, उस पे वोकैबुलरी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा इस पे स्विच करना चाहिए, इस मेथड पे। आपको डेली आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसमें एडिटोरियल आती है उनको पढ़ना चाहिए। उसमें वर्ड्स को आप ट्रेस करें कि कैसे वो वर्ड्स जो है वो लिखे जाते हैं। मैं ऐसे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं डेली एक आर्टिकल को, छोटे आर्टिकल को पढ़ के और उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि उसके मतलब को हम कैसे समझ सकते हैं, उसमें उसके वर्ड्स के मीनिंग को कैसे समझ सकते हैं, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, वोकैब। कि वोकैब जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आए 5 वर्ड्स उठाए, इनके साइनो कराए, इनके एंटो कराए, है ना? ये आपने कर लिया, बुक में नोट कर लिया, आपके नोटबुक में नोट कर लिया, आपने इसको रट भी लिया, पर ये चीज़ आपके काम नहीं आएगी। भले ही इस पेपर में आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए कि आप जैसे किसी वर्ड का साइनो पूछा है तो आप लिख सकते हैं, वर्ड का एंटो पूछा है तो लिख सकते हैं। लेकिन इसी को अगर आप बैंक वाले अगर देख रहे हैं, सपोज़ कोई कोई स्टूडेंट अभी जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक पीओ की, उसमें क्या है कि एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर एक वर्ड हाइलाइट कर देंगे, पूछेंगे इसका एंटो बताओ। तो उसका आपको जानने की, दिस इज़ वेरी इजी मैन। ये साइनो एंटो करना बहुत इजी है इस साइनो एंटो से, क्योंकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, आप उसका एंटो आसानी से कर सकते हैं, राइट? या फिर साइनो आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर वोकैबलरी प्रिपरेशन शुड बी। वोकैबलरी को हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में सीखने की कोशिश करें, राइट? कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी, एक कॉन्टेक्स्ट में, कि उसके पीछे की कहानी क्या है, वो किस बारे में बात करना चाह रहा है। अगर जब आप कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे, तब आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा ये समझना कि उस वोकैब, उस वर्ड का मतलब क्या है। दूसरा, अगर आप वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं, राइट, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया और शॉर्ट मेथड है, वो है वर्ड पावर मेड ईजी। मैंने भी ये बुक पढ़ी है, राइट? और मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को, अपने भाई को भी, हर किसी को भी, जो कोई भी पूछता है वोकैबलरी के लिए क्या करना चाहिए, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लिविस ने इस बुक को लिखा है, और ये बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है ना? आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। पढ़ना नहीं है एक्चुअली, उस बुक में जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें लिखा होगा कि इसको पढ़ना नहीं है, यू डू इट, है ना? आपको इसको करना होता है, उसके साथ एक्सरसाइजेज होते हैं, उसमें असाइनमेंट होते हैं, आप उसको करते जाएंगे, आपकी वर्ड की क्लैरिटी, आपकी वोकैबलरी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो नॉर्मली हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम्स में। अगर आपने नॉर्मन लिविस को कर लिया कवर टू कवर, ठीक है ना, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज अगर आपने इसको कवर कर लिया, आप ये मान के चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आपका 90% वोकैब हो गया है। आप कुछ भी पढ़ेंगे, कोई कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के पढ़ें, उसमें 90% वोकैब आपकी हो चुकी है, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक, वर्ड पावर मेड ईजी। आप इसकी बुक खरीद सकते हैं, 150 या 200 रुपये के पास आएगा। देखने में बहुत मोटी बुक लगती है, पर वो इतना हैवी नहीं है, उसको पढ़ना काफ़ी ईजी होता है, राइट? और इसके लिए, इसी की वजह से मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं डेली वर्ड पावर मेड ईजी को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे उसको पढ़ना चाहिए, ताकि उससे आपको हेल्प मिले। आप मेरी हेल्प ले सकते हैं मेरी वीडियोस देख करके, और दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो यहाँ तक जो हमने देखा कि कैसे हमें ग्रामर को पढ़ना चाहिए, कैसे हमें वोकैब बिल्डिंग करनी चाहिए, कैसे हमारा जो इंग्लिश सेक्शन है सीजीएल के लिए, उसके साथ कैसे उसको डील करना चाहिए,
राइट। अगर आपको इसको डील करना एक बार आ गया तो यू ट्रस्ट मी गाइस, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं पेपर में। तो आज का जो जो हमारा एजेंडा था वो इंग्लिश सेक्शन के ऊपर था। मैं अगले जो वीडियो आएगा मेरा उसमें मैं मैथ्स के ऊपर बात करूँगा, राइट, देन रीजनिंग के ऊपर बात करूँगा, एंड देन जीके के ऊपर बात करूँगा। इन सब के ऊपर बात करूँगा कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कि जिस तरीके से आप अगर इसको तैयार करें तो आपको एक शॉर्ट इम्प्रूवमेंट दिखे अपने आप में, और वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा नहीं कि आपने पेपर दिया एंड उसके बाद, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश का पेपर यानी सीजीएल का पेपर कर लेते हैं एंड स्टिल दे कैनॉट इवन राइट अ स्मॉल पैराग्राफ। अगर 100 वर्ड का उनको ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो सही सही लिख नहीं पाते और बोलना तो बहुत मुश्किल की बात होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं चाहता हूँ कि जो आपकी ग्रोथ हो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, हर तरीके से आप इम्प्रूव करें अपने आप को, स्ट्रॉन्ग बने। वो कैब के केस में, ग्रामर के केस में आप एक एक अगर आर्टिकल लिखा है आप उसको पढ़ के समझ सकें, उसका क्या मतलब होता है वो समझ सकें। इन सब के लिए जो ये स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो उसके लिए काम आएगी आपके, राइट। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।